Good afternoon, students. Again, we are here with our poetry, The Laburnum Top. The poet of this poetry is Ted Hughes. Before starting my poetry, I will just want to explain the meaning of the poem. The Laburnum Top. The title of the poem is The Laburnum Top. First of all, what is laburnum? As we know that laburnum, जिसको आप लोग यहाँ पर कह सकते हो, देखा होगा आई थिंक आप लोगों ने, अमिलतास का एक पेड़, उसी के बारे में यहाँ पर कुछ कहा गया है पोएट ने। ये टेड ह्यूज जो है ये इस पेड़ के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं इसमें हम लोग देखें। एक पेड़ है लेबर्नम, अमिलतास, वो हमेशा एकदम शांत रहता है, एकदम शांत। बट दिन में ऐसा कुछ पल आता है, सम मोमेंट कम्स व्हेन द लेबर्नम टॉप, जो पेड़ की ऊपर की शाखाएं होती हैं, वहाँ पर कुछ चहल पहल हो जाती है। और उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर पोएट ने कंप्लीटली बताया है, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द पोएट्री, मैं आपको बताने चाहता हूँ, सितंबर का महीना है, पेड़ जो अमिलतास का पेड़ है, उस पेड़ की जो पत्तियाँ हैं पक चुकी हैं, येलो हो गई। पत्ती ऐसे हरी होती है, लीव्स आर ऑलवेज ग्रीन, बट व्हेन लीव्स टोटली, जब आप एक तरीके से कह सकते हो भाई हर चीज़ की एक उम्र होती है, एवरीथिंग हैज सम टाइप ऑफ एज। एक उम्र के बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, फिर उस पर नई चीज़ें आने लगती हैं। वैसे जो पत्तियों को अगर आप नोटिस करोगे, किसी भी पेड़ की पत्तियाँ, चाहे अमिलतास की ले लीजिए, लेबर्नम की ले लीजिए, या किसी और पेड़ों की पत्तियाँ आप ले लीजिए, तो कुछ समय के लिए हरी होती हैं, बट ये सितंबर अक्टूबर के महीने में आते आते वो पत्तियाँ धीरे धीरे करके पीली पड़ती हैं, पीली पड़ के सूखी होती हैं, गिर जाती हैं, फिर फेब के महीने में नई पत्तियाँ फिर से निकलना चालू हो जाती हैं। तो सितंबर का महीना है, ऑटम का मौसम है, उसकी जो पत्तियां हैं वो पूरी तरीके से येलो हो चुकी हैं। अमिलतास के जो फल लगे हुए हैं, लेबर्नम के जो फल लगे हुए हैं, वो सारे के सारे फल गिर गए, उसमें फल नहीं लगा, पत्तियां पीली हो, मतलब पेड़ पूरी तरीके से फिर से नई कोपलें, नई बर्ड्स निकलने के लिए रहती हैं। यहाँ उस पेड़ पे चहल पहल करने के लिए आता कौन है? हमेशा तो वो पेड़ शांत रहता है, ऑलवेज इट इज जस्ट साइलेंट, क्वाइट एंड स्टिल। Here it is used quiet and still, हमेशा शांत रहता है पेड़, but sometimes there is some type of startlement, कुछ ना कुछ हलचल होती है। कब होती है, क्यों होती है? तो उसमें मैं आपको बता दूं, एक गोल्ड फिंच पक्षी का नाम है, उसी का घोंसला है उस पेड़ टॉप के ऊपर, डाली पे। हमेशा पेड़ एकदम शांत रहता है, लेकिन जैसे गोल्ड फिंच आती है उस घोंसले में, तो गोल्ड फिंच के आते ही उस जो लेबर्नम का टॉप है वो पूरी तरीके से शांत रहता है, वो अचानक से उसमें कुछ न कुछ हलचल हो जाती है, कुछ ना कुछ आवाज़ होने लगती है। उसी आवाज़ के बारे में यहाँ पर पोएट ने डिस्क्राइब किया। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पोएट्री। बड़ी सिंपल सी पोएट्री है, बट अगर आप लाइन टू लाइन देखेंगे समझ में आ जाएगी बड़ी आसानी से। मैं आपको समझाने की पूरी तरीके से कोशिश करूँगा, आप लाइन टू लाइन पकड़ के चलिएगा, बहुत आसान पोएट्री है, समझ में आ जाएगी। The laburnum top is still, the laburnum top is silent, quite still. In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fall. The poet Ted Hughes here explains that, आप लाइन टू लाइन पकड़ के चलिए। The laburnum top is silent, just I told you. जो पेड़ है उसकी जो टॉप की शाखाएं हैं, ऊपर की जो शाखाएं हैं, the laburnum top is totally silent, there is nothing on the top, कुछ भी नहीं, एकदम शांति है। quite still, एकदम स्थिर है, मतलब हवा भी नहीं चल रही है, एकदम पूरी तरीके से स्थिर है, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, ये किस समय की बात है? सितंबर महीने में, आफ्टरनून का दोपहर के बाद का समय है, और वही धूप जो है वो अपने टॉप पे, दोपहर में आ जाता है ना सूरज, तो दोपहर की बात है ये,
सितंबर के महीने में जो लेबरनम टॉप है पूरी तरीके से एकदम साइलेंट है। आगे पोएट क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, टेड ह्यूज, अ फ्यू लीव्स एलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन। लेबरनम टॉप जो पूरी तरीके से स्थिर और शांत है सितंबर के महीने में आफ्टरनून के समय में, उसकी जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, वो पीली पड़ चुकी हैं और उसके जो फल हैं वो सारे के सारे फल गिर चुके हैं। मतलब पूरी तरीके से जो लेबरनम टॉप है इट्स टोटली साइलेंट। नाउ सेकंड स्टैंजा, टिल द गोल्ड फिंच कम्स विथ अ ट्विचिंग चिरप, a suddenness, a startlement at a branch end. The laburnum top is totally silent. But sudden what happened? A bird named goldfinch just perched on the top of the tree. पूरी तरीके से पेड़ शांत है, लेकिन तभी गोल्डफिंच एक पक्षी है, वो उस पेड़ की शाखा पे आके बैठता है, उस पेड़ की शाखा पे आके बैठता है। विथ अ ट्विचिंग चिरप, तभी अचानक, चिरप का मतलब जिसको आप लोग चर्प कहते हो, चर्प मतलब चिड़ियों की जो चहकने की आवाज़ होती है, और ट्विचिंग का मतलब होता है स्मॉल, छोटा सा। अ गोल्ड टिल द गोल्ड फिंच कम्स, आगे देखिए टिल लगा दिया है उसने। जो लेबरनम टॉप है पूरी तरीके से साइलेंस है, एकदम कहीं कोई आवाज़ नहीं है। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, जब तक कि गोल्ड फिंच आके उस पे नहीं बैठता, जब तक कि गोल्ड फिंच नहीं आता तब तक पूरी तरीके से साइलेंस है, वो पेड़ एकदम सन्नाटा है। विथ अ ट्विचिंग चिरप, एकदम छोटी सी धीरे से चर्प की, चहकने की आवाज के साथ। अ सडननेस, अ स्टार्टरमेंट एट अ ब्रांच एंड, जैसे वो गोल्ड फिंच आके उस पेड़ की शाखा पे बैठता है, तभी सडन, अचानक, स्टार्टरमेंट, स्टार्टरमेंट को जिसको हम लोग अमेजमेंट कह सकते हैं, आश्चर्य, एट ब्रांच एंड, गोल्ड फिंच जो है वो लेबरनम टॉप के किनारे डाल के एकदम शुरू, जहाँ से शाखा, पेड़ के तने से जो शाखा निकलती वहाँ आके नहीं बैठ रहा है, वो एकदम किनारे बैठ रहा है, एकदम किनारे बैठ रहा है। एक अजीब से चर्प के साथ में, एक अजीब की आवाज़ के साथ में वहाँ पर आके बैठता है। वाई इट मेक चर्प, क्यों उसने आवाज़ निकाली, उसका एक रीज़न है। व्हाट इज़ द रीज़न? देन स्लीक एज अ रिजल्ट, आई विल जस्ट टेल यू द रीज़न इन द पोएट्री, अभी आप थोड़ा सा देखिएगा। देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट, जैसे गोल्डफिंच उस डाल की शाखा के किनारे आके बैठा है छोटी सी आवाज़ के साथ में, फिर बैठने के बाद स्लीक, देन स्लीक एज अ रिजल्ट, देन स्लीक एज अ रिजल्ट, यहाँ पर सिमिली है, ये फिगर ऑफ स्पीच, स्लीक एज, जब कंपैरिजन किया जाता है तो लाइक या एज अगर लगा रहे किसी लाइन में पोएट्री में, देन वी कैन से इट इज़ अ सिमिली। लाइक और एज अगर लगा है, एज स्लीक एज लिजर्ड, एज स्मार्ट एज लिजर्ड, जस्ट लाइक लिजर्ड, एज और लाइक लग रहा है, जहाँ पर एज और लाइक लगेगा वहाँ पर आपका फिगर ऑफ स्पीच सिमिली हो जाएगा। और विदाउट लाइक और एज के जब दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होगा तो वो मेटाफर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर गोल्डफिंच का कंपैरिजन हो रहा है, सिमिली और मेटाफर का डिफरेंस आप समझ लीजिए। सिमिली और मेटाफर में मात्र और मात्र, ओनली एंड ओनली देयर इज अ डिफरेंस ऑफ एज एंड लाइक। In the figure of speech, there is only as and like. The difference of as and like. There are two objects. दो ऑब्जेक्ट से बीच में यदि कंपैरिजन हो रहा है, like और as लगा हुआ है, then it is simile. अगर like और as नहीं लगा है तो वो simile नहीं है, then it is metaphor. तो यहाँ पर बताया गया है कि then sleek as a lizard, एकदम चतुराई के साथ में, सावधानी के साथ में, जैसे लिजर्ड जो छिपकली जो होती है अपने शिकार को पकड़ने के लिए जाती है, देखिए कैसे बहुत आराम से, वेरी स्लोली इट विल अटैक, बहुत आराम से जाती है और अचानक पकड़ लेती है। तो उसे गोल्ड फिंच जो है जब डाल की शाखा के किनारे आके बैठता है तो एकदम छिपकली के जैसे शांति के साथ में, चौकन्ना होते हुए, एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट, पूरी तरीके से सावधानी के साथ में, पूरी तरीके से। और अब्रप्ट का मतलब होता है सडनली, एकदम। सी इंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, पहले गोल्डफिंच आया, शांति से किनारे बैठा, फिर लिजर्ड के जैसे
एकदम शांति के साथ में धीरे धीरे सावधान होते हुए, देन एब्रप्ट, और फिर बहुत तेजी के साथ में, फुर्ती के साथ में, जैसे छिपकली अटैक करती है किसी के ऊपर, पहले धीरे धीरे चलेगी लेकिन जब अटैक करना होगा फट करके वो अपने मुंह में पकड़ लेती है। वैसे गोल्डफिश जो है एब्रप्ट, एकदम तेजी के साथ में, सी इंटर्स द थिकनेस एंड मशीन स्टार्ट्स अप। पहले वो किनारे शाखा पे बैठी है जहाँ पर डालें पतली हैं, फिर वो धीरे से अचानक फट करके आके मोटी शाखा पे बैठ जाती है, और तभी अब मशीन स्टार्ट्स अप। जैसे उसने एंटर किया उस शाखा पे, अब मशीन स्टार्ट्स अप, मशीन जैसे शुरू हो गई। यहाँ पर पोएट ने कहा कि जैसे उसने थिकनेस की तरफ, मोटी शाखा की तरफ आगे अपनी बढ़ाई की, आगे चढ़ा, वो गोल्डफिश जैसे आगे बढ़ा, वैसे अचानक ऐसा लगा कि जैसे कोई मशीन शुरू हो गई। क्यों? किस चीज़ की मशीन? अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग्स। चिड़ियों के चूं 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 चूं, चीटर का मतलब चूंचुआना होता है, चूं 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 करने की जो आवाज़ है वो शुरू हो गई थी। मतलब यहाँ पर पोएट ने बताया कि जैसे वो आगे बढ़ा, वहीं पर जैसे उसको किसी ने देखा, वैसे चूं 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 करने की आवाज़ शुरू हो गई। व्हाट हैपेंड देन? एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग्स। चूं चूं की आवाज़ हो रही है, उसी में छोटे छोटे मांस वाले पंखों की, जो फेदर नहीं निकले होते, पंख पे फेदर नहीं निकले, जो चिड़िया के बच्चे छोटे होते हैं उनके देखिए तो वो उस पर जो फेदर निकलना होता है उसका मांस होता है, उसका ढांचा खाली होता है। तो वो जब आपस में फड़फड़ाते हैं तो उसमें आवाज़ आती है। जब पंख के साथ में पक्षी आवाज़ करते हैं तो उतनी आवाज़ नहीं आती, लेकिन जब मांस को आपस में, पंख के जो फेदर निकलते हैं उसको आपस में टकराते हैं तो उसमें से आवाज़ निकलती है, वो ट्रेमर कहते हैं उसे। एंड थ्रिलिंग्स, और ऐसा लग रहा है कि अरे क्या हो गया अचानक से, इसीलिए उसने पोएट ने यहाँ पर थ्रिल का यूज़ किया। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। जो पेड़ पूरी तरीके से अभी तक शांत था, अचानक क्या हुआ कि गोल्डफिश आया, और गोल्डफिश के आते ही कुछ वहाँ पर चू 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 करने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। इसी वजह से पोएट ने कहा कि द होल ट्री ट्रेम्बल्स, पूरा का पूरा जो ट्री है, पेड़ है, लबरदम का जो पेड़ है, वो पूरी तरीके से हिल गया थ्रिल्स। क्या हो गया अचानक? इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। अब यहाँ पर पोएट ने जो राज था उसको रिवील किया। क्या रिवील किया? कि इट इज़ द इंजन ऑफ द फैमिली, मतलब जो गोल्डफिश आया था अपने परिवार में आया था, अपनी फैमिली में आया था। देयर इज अ नेस्ट ऑफ द गोल्डफिश, दैट्स व्हाई शी केम देयर। और जैसे ही वो आया, भाई कोई भी चीज़ हो, आप ट्रेन को ले लीजिए, ट्रेन बहुत बड़ी होती है, डिब्बे छोटे छोटे डिब्बे होते हैं, इंजन पूरी तरीके से अगर ना लगे तो डिब्बे क्या हैं? बेकार हैं। सेम है यहाँ पर, इसीलिए पोएट ने कहा कि द होल ट्री ट्रिम्बल्स, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। मतलब इंजन के लगते ही जैसे कोई चीज़ चलने लगती है, वैसे ही गोल्डफिश क्या है? अपनी फैमिली का इंजन है, अपनी फैमिली का इंजन है। सी स्टोक्स इट फुल, मतलब क्या हुआ इसका कि वो अपने घोंसले में, गोल्डफिश आया कहाँ पर है? अपने घोंसले में, और घोंसले में क्या है? छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, जो अपनी माँ को देखते ही चू 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 करके आवाज़ करने लगते हैं। क्यों आवाज़ करने लगते हैं? क्योंकि दे नो दैट उनकी माँ ही है, तो दैट मीन्स देयर इज सम ईटेबल थिंग्स विथ हर, कुछ ना कुछ खाने पीने की सामग्री उसके साथ में ज़रूर हो, इसीलिए वहाँ पर आवाज़ होने लगी। फिर क्या हुआ? सी स्टोक्स इज फुल देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड। अब जो मशीन चल रही थी, मतलब जो छोटे छोटे बच्चों की आवाज़ आ रही थी, वो थोड़ी देर आवाज़ हुई, क्योंकि उनकी माँ उनके साथ बैठ के अपने जो चोंच में लेके आई थी वो उनको खिलाई, और खिलाने के बाद फिर क्या? व्हाट इज हैपनिंग हियर? सी स्टोक्स इट फुल, मतलब उसने अपने बच्चों को खिला दिया, उसके बाद सी स्टोक्स इट फुल, फिर अपने पूरी फुर्ती के साथ में, तेजी के साथ में, जितना उसके अंदर दम था उस तेजी के साथ में, फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड, फिर पूरी फुर्ती के साथ में उस नेस्ट के साथ, उस नेस्ट में से वो सीधा उड़ती है और सीधा डाल के किनारे चली जाती है। वाई? व्हाट इज द रीजन? आई विल टेल यू। शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, यह दिखाने के लिए वो उड़ के चली जाती है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। मतलब अपने घोंसले में आती है, अपने बच्चे को खिलाती है, बच्चे उनको अपनी माँ को देखते ही चूं चूं की आवाज़ करने लगते हैं, उसके बाद खाते हैं, खाने के बाद फिर अचानक क्या होता है
कि वो जो गोल्ड फिंच है बड़ी फुर्ती के साथ में, अपनी पूरी ताकत के साथ में उड़ जाती है और जाके किनारे बैठ जाती है, उसी डाल पे किनारे बैठ जाती है। क्यों? व्हाट इज द रीज़न? ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। क्यों? इसका एक सिंपल सा बच्चों लॉजिक है कि आप किसी भी पक्षी को, किसी भी चिड़िया को आप देख लीजिए जो आसपास के आपके अगल बगल पड़ोस में होंगे, पेड़ों पे जो भी पेड़ होंगे उसमें आप अगर घोंसले देखेंगे तो उसमें एक खासियत देखेंगे। पक्षी जब आता है अपने घोंसले में तो बड़ी सावधानी के साथ में आता है, डायरेक्ट पक्षी अपने घोंसले में नहीं उतरता, और जब उड़ता है तो डायरेक्ट वो उड़ के नहीं चला जाता है। क्यों? उसका एकमात्र रीज़न, देयर इज ओनली वन रीज़न, कि जब वो अपनी डाल पे आता है जिस पे घोंसला है तो वो डायरेक्ट उस पर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो उसको ये लगता है कहीं मुझे कोई देख ना रहा हो, चाहे वो इंसान हो या कोई जानवर हो। अगर वो देख लेगा कि ये पक्षी उस घोंसले में जा रहा है, उस डाल पे जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका घोंसला है, और जहाँ घोंसला होगा वहाँ पर बच्चे होंगे, अंडा होगा, कुछ ना कुछ होगा, एग्स होंगे वहाँ पर। इससे उसको सामने वाले दुश्मन से खतरा होता है। और जब वो घोंसले में सावधानी से उतर जाता है, उसके बाद फिर वहाँ से वो निकल के चेक करता है थोड़ी देर पे जाके कि कोई मेरे घोंसले को देख तो नहीं पाया। इसीलिए यहाँ पर कहा गया शी स्टोक्स इट फुल, फ्लड्स आउट अ ब्रांच एंड शोइंग हर बेयर फेस आइडेंटिटी मास्क। इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि अपने इन जब बच्चों को खिला लेते हैं तो पूरी तरीके से स्पीड के साथ में वहाँ से उड़ती है और जाके डाल के किनारे बैठ जाते हैं ताकि उसे कोई यहाँ पर उसकी आइडेंटिटी को पहचान ना पाए। देन विथ एरी डेलिकेट विसल चर्प विस्परिंग्स शी लॉन्चेस द वे टूवर्ड्स द इनफाइनाइट एंड द लवर्नम टॉप सबसाइज टू एम्प्टी। उसके बाद क्या होगा? तो डाल के किनारे पे बैठी है। देन विथ एरी डेलिकेट विसल चिरप आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद फिर क्या हो रहा है? द गोल्डफिंच मेक्स अ स्ट्रेंज शॉर्ट हाई पिच साउंड। डाल के किनारे बैठी हुई है वो, और जब उसने पूरी तरीके से देख लिया कि उसको कोई जान नहीं पाया, समझ नहीं पाया, तो व्हाट हैपेंड देन कि देन विथ एरी डेलिकेट विसल चिरप। एरी का मतलब होता है स्ट्रेंज, जिसको बोल सकते हो अजीब सा। एरी डेलिकेट, डेलिकेट मतलब आप समझ सकते हो, डेलिकेट का मतलब बड़ा सिंपल है। एंड चिरप आवाज, फिर एक अजीब सी आवाज के साथ में सी लॉन्चेस अवे टूवर्ड्स द इनफाइनाइट। मतलब डाल के किनारे बैठ के कुछ देर उसने चेक किया, कोई मेरे घोंसले को देखा तो नहीं, मेरे नेस्ट को किसी ने देखा ना। जब पूरी तरीके से वो एकदम फ्रैंक हो गए, किसी ने नहीं देखा, फिर एक अजीब सी आवाज करते हुए वो फिर से वहां से उड़ जाती है। सी लॉन्चेस अवे, चली जाती है। कहाँ? टूवर्ड्स द इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब आकाश को, यहाँ पर इनफाइनाइट मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं होती, अनंत आकाश की ओर फिर से उड़ जाती है। एंड द लवर्नम टॉप सबसाइड्स टू एम्प्टी, और फिर से लवर्नम टॉप जो है पूरी तरीके से शांत हो जाता है। तो बच्चों, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएट्री एंड आई थिंक यू ऑल विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।